हेलो सर, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप इतने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आएँ। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। ओके सर। सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे ना कि आपका यूपीएससी का जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ, आप यूपीएससी क्यों करना है, कैसे आपने सोचा और कैसे आप यहाँ तक पहुँच पाएँ? बिल्कुल, देखिए यूपीएससी का जर्नी जो है ना, स्टार्ट मेरा कॉलेज डेज़ के बाद हुआ। जब मैंने ग्रेजुएशन करी उसके बाद मेरी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट हुई। बट कमिंग फ्रॉम झारखंड बिहार, हमारे बैक ऑफ द माइंड तो हमेशा था, बचपन से ही बैक ऑफ द माइंड तो हमेशा रहता है कि एक सिविल सर्विसेज करना है, यूपीएससी करना है, आईएएस आईपीएस बनना है। सबसे बड़े इंस्पिरेशन इस फील्ड में मेरे फादर थे। मेरे फादर स्टेट सिविल सर्विसेज में थे, तो उनको काम करते हुए देखता हुआ बचपन से मैं बड़ा हुआ। सेलिब्रेशंस हमारे होती थी, पापा की मैजिस्ट्रियल ड्यूटी लगी हुई हैं, तो वो सैक्रिफाइसेस करते हुए मैंने देखे हैं। तो वहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से आया मेरा सिविल सर्विस। ओके सर, एक क्वेश्चन और रहेगा सर कि जैसे आजकल जो भी न्यूज़ एस्पिरेंट्स हैं वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो आज क्या है ना कि ऑनलाइन नोट्स और आपका जो भी मटेरियल्स हैं वो सारा बहुत अवेलेबल हो गए हैं। तो होता क्या है कि उनको पता नहीं चलता है कि कौन से मटेरियल पे रिलाई करना है, किस पे नहीं करना है। तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे कि कैसे उनको पता चले कि कौन सा मटेरियल सही है, कौन सा गलत है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यूपीएससी एग्ज़ाम में तो जैसा आपने कहा कि क्या पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि ओवर एबंडेंस है, एबंडेंस नहीं ओवर एबंडेंस है रिसोर्सेज के। अथाह है, हर चीज़ की अथाह अवेलेबल है। इंटरनेट आने के बाद से गाइडेंस से ज़्यादा मिसगाइडेंस भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे खोल लो या इंटरनेट पे यूपीएससी टाइप कर लो तो आपको थाउजेंड्स में स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। जो किसी ने शायद एक बार भी एक्सपीरियंस ना करा हो यूपीएससी का एग्ज़ाम, वो भी स्ट्रैटेजी देने के लिए आपके लिए खड़ा होगा। बट वो सारी चीज़ें आपको लेनी नहीं है मेरे हिसाब से। हमेशा जब भी ऐसी प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज होना, हमेशा स्टैंडर्ड चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए। स्टैंडर्ड रेप्यूटेड नेम्स जो कि अपने अपने इंडस्ट्री में एक रेप्यूटेड स्टैंडर्ड चीज़ें ना, आप उसको फॉलो करो, उनके रिसोर्सेज फॉलो करो, टॉपर्स को सुनो, जो उसको एक्सपीरियंस करके आए ना उनकी एक्सपीरियंस को सुनो। वहाँ से आपको क्वालिटी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ओके सर, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग पूछते हैं कि क्या कोचिंग ज़रूरी है? देखिए लाइफ में ना कुछ चीज़ें ज़रूरी कहना, ज़रूरी तो कुछ नहीं होता लाइफ में। लाइफ इज़ अ चॉइस। हर चीज़ लाइफ में चॉइस ही होती है। आप करें ना करें, करिए करें ना करें, इट्स अ चॉइस। अब ये चॉइस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दिस शुड बी अ क्वेश्चन। देखिए मैं जो भी मुझसे ये पूछता है कि कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसको मेरी यही सजेशन होती है कि अगर आप किसी नई जगह जा रहे हो या किसी नई टेरिटरी में आप वेंचर कर रहे हो, आपको वहाँ का कुछ नहीं पता। जब कोई नया बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि शुरू कैसे करें, करने को कहाँ से पढ़े, क्या नहीं पढ़े, ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो कोचिंग आपको वहाँ पे हेल्प करती है, आपको एक अच्छा स्टार्ट दे देती है, आपको एक डेफिनेट रास्ता बता देती है। अब उस रास्ते पे चलना आपका काम है, बट एक रास्ता आपको मिल जाता है तो आपकी एफर्ट्स रास्ता ढूंढने में नहीं लगेगा ना। अगर आपको रास्ता ढूंढने में भी मेहनत करनी पड़ी तब तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तब आपको हो सकता है आप पहुँच जाओ, बट टाइम ज़्यादा लगेगा, एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। आज की डेट में टाइम की क्रंच सबके पास होती है। तो कोचिंग आपको एक डेफिनेट पाथ दे देता है जिस पे आप फॉलो करके जाओगे। लोग वहाँ पहुँचे हैं, आप चल के जाओगे तो शायद आप भी पहुँच जाओ। तो वो पाथ, वो रास्ता आपको दे देता है। बिल्कुल, मतलब कोचिंग एक तरह से आपको एक रास्ता दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताया जा रहा है कि हाँ, गाइड किया जा रहा है कि बिल्कुल। आप ऐसे बढ़ो आगे, बिल्कुल, आप ऐसे जस्ट लाइक अ हाँ। जीपीएस हम लोग जाते हैं ना, कहीं पहुंचना होता है तो हम जीपीएस डाल देते हैं, एक रास्ता बता देता है, पहुंचना हमारा काम है। कोचिंग पहुंचा नहीं देगा, बट वो एक हमें डेफिनेट रास्ता ज़रूर बता देता है, रास्ता दिखा सकता है। सर एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी हाल में दिल्ली में वो इंसिडेंट जी हुआ बिल्कुल जिनमें 2-3 लोगों की जान गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या दिल्ली इम्पॉर्टेंट है जाना, या फिर आप अपने खुद के राज्य में, खुद के शहर में, घर पे रह के भी आप तैयारी कर सकते हैं? देखिए दिल्ली इंपॉर्टेंट, मैं खुद दिल्ली में रहा हूँ तो मुझे पता है वहाँ का सिनेरियो क्या है। दिल्ली बिल्कुल भी नहीं इम्पॉर्टेंट है जाना, खास करके आज के टाइम में जब सारे रिसोर्सेज डेमोक्रेटाइज हो गए हैं क्रॉस द कंट्री। बहुत पहले 1990s 80s ऐसा टाइम था जब दिल्ली ही सिर्फ एक जगह होती थी जहाँ जाके लोग तैयारी कर सकते थे। बट आज की डेट में आपके पास आपके सिटी में बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है, अच्छी गाइडेंस अवेलेबल है। तो दिल्ली क्यों जाना? दिल्ली जाने से सबसे दिक्कत बड़ी चीज़ होती है कि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, आप डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है।
और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको पढ़ाई के अलावा बहुत सी चीज़ें करनी हो जाती है। आपको अपना खाना मैनेज करना है, आपको अपना कपड़ा मैनेज करना है, आपको अपना रेंटर से, लैंडलॉर्ड से मैनेज करना है, वहाँ की लाइब्रेरीज़ का हाल हम लोग सबको अब जान ही रहे क्या हाल है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज कोप अप देयर। अपने यहाँ रहने का फ़ायदा ये है ना कि आप अपने घर में जब रहते हो, अपने लोगों के आसपास रहते हो ना, तो एक पुश, एक मोटिवेशन उनको देखने से ही मिल जाता है और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। दिल्ली में सिर्फ कंपटीशन देख के ज़्यादातर बच्चे डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। मोटिवेशन के अलावा वहाँ पे डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को अगर आप देखो तो आप देखोगे कि चाय के दुकान पे आधा आधा घंटे, एक एक घंटे लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, वर्थलेस डिस्कशन जिसका कोई यूटिलिटी नहीं है एग्ज़ाम के लिए। आप तैयारी करने आए हो तो आप तैयारी करो अच्छे से। तो वैसा होता नहीं है। जब 10 लोग मिलते हैं तो डिस्ट्रैक्ट होना ज़्यादा आसान है। इसीलिए मेरी ओपिनियन हमेशा रहती है कि आप अपनी जगह से तैयारी करो। अगर अच्छी गाइडेंस आपकी सिटी में अवेलेबल है तो देयर इज़ नॉट एट ऑल अ रिक्वायरमेंट टू गो टू दिल्ली। ओके। और एक क्वेश्चन और है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो कि 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट दे चुके हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनके लिए और अदर ऑप्शंस क्या है? क्या उनको अपने अटैम्प्ट ख़त्म होने तक तो लगे रहना चाहिए, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, या उनके लिए कोई और भी ऑप्शंस अदर है यहाँ पर? बिल्कुल, मतलब ये प्लान बी वाली बात है। हाँ, जो प्लान B। बी आजकल बहुत हाइप्ड वर्ड है। प्लान बी, देखिए मेरा ओपिनियन इस पे ये रहता है कि आप जब तैयारी शुरू कर रहे हो ना तो फोकस ऑन योर प्लान ए। पहला एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट आपको फुल्ली फोकस्ड होकर यूपीएससी का प्लान ए पे देना चाहिए। क्योंकि कई बार स्टार्टिंग से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना, तो लोग हमेशा ईजियर ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं। मेहनत करना किसी को नहीं अच्छा लगता, सच बात तो यही है। तो ईजियर ऑप्शन जब है तो लोग उस पर धीरे धीरे डिल्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो अपना प्लान ए अच्छे से स्टार्ट करो। एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स आप बहुत अच्छे से उस पर दो। गॉड फॉरबिड अगर नहीं हुआ तब आप प्लान बी पे स्विच कर सकते हो। साथ साथ लेकिन आपको अटेम्प्ट ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि एवरेज यूपीएससी में सिलेक्शन इज 3rd और 4th अटेम्प्ट। मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन 3rd अटेम्प्ट या 4th अटेम्प्ट में होता है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप 2 अटेम्प्ट के बाद अपना प्लान भी देख सकते हो, कुछ और स्ट्रैटेजीज देख लो। स्टेट पीसीएस एक अच्छा ऑप्शन होता है, डिफरेंट स्टेट पीसीएस होते हैं। या फिर आप जर्नलिज्म एक बहुत अच्छा प्लान बी ऑप्शन होता है। प्रोफेसर्स बहुत अच्छा प्लान बी ऑप्शन होता है। आप एकेडमिक्स में जा सकते हो, ग्रेट करियर, वन ऑफ द बेस्ट करियर्स इन इंडिया यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। यूपीएससी आपको इतना इनरिच कर देती है ना नॉलेज में, आप अक्रॉस दी सेक्टर्स उठा लो, आपको कोई ना कोई यूपीएससी एस्पिरेंट मिलेगा जो यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाया बट इन लाइफ में वो इज़ ग्रेटली सक्सेसफुल। अभी सर जैसे सितंबर में मेंस स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखो मेंस की स्ट्रैटेजी क्या है ना, मेंस इज जस्ट कि आप कितना लिख पा रहे हो कम टाइम पे। टाइम का ही क्रंच हो जाता है। जो बच्चे मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिख रहे हैं ना, उनके पास नॉलेज है तभी वो मेंस लिख पा रहे हैं। अब बेस्ट एक अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस कितना लिख पाते हो उस टाइम पीरियड में। इसीलिए मेरा हमेशा सजेशन ये रहता है कि आप एक मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग प्लीज़ रखो। कोई भी क्वेश्चन देखो ना, उसको डायमेंशंस में सोचो। जैसे विमेन एम्पावरमेंट पे कोई क्वेश्चन आया तो मैं उसका सोशल डायमेंशन देखूंगा, पॉलिटिकल डायमेंशन देखूंगा, इकोनॉमिक डायमेंशन देखूंगा, कल्चरल डायमेंशन देखूंगा। उससे क्या होता है ना, आपका पॉइंट्स, क्वालिटी पॉइंट्स मिलता है मेंस में, और आपका आंसर बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखाने लगता है। एंड दिस इज़ हाउ यू गेट मार्क्स। तो बस डायमेंशंस में सोचिए और स्ट्रक्चर्ड वे में लिखिए। ओके सर, थैंक यू आज आने के लिए सर। थैंक यू। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बात करके बहुत नॉलेज लिया। सेम है सर। थैंक यू सो मच।